सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है। तो बच्चों, आज अपन लेक्चर नंबर 34 कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को। आज जो अपना टॉपिक है वो अपना है कंपोनेंट, और सबसे पहले अपन समझेंगे क्लासिफिकेशन कि एम्प्लॉय कंपनसेशन को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। यदि हम फाइनेंशियल कंपनसेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल कंपनसेशन डायरेक्टली होता है जो एम्प्लॉय को रिसीव होता है। तो सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स हैं। जैसे देखिए, पहला आता है आपका बेसिक पे। बेसिक पे क्या कहता है? ये वो पार्ट है जो आपकी सैलरी का प्राइमरी पैकेज है। जैसे हम लोग बेसिक कहते हैं कि आपको आपकी जॉब के अंदर जो भी टास्क आप करेंगे उसमें इतनी बेसिक सैलरी आपको मिलेगी। यदि हम ब्लू कॉलर वर्कर्स की बात करते हैं और उनके वेजेस की बात करते हैं तो उनका जो बेसिक प्राइस जो तय होता है वो उनके वर्क पर डिपेंड करता है। जबकि वाइट कॉलर जॉब का जो होता है उनको सैलरी मिलती है जो महीने के हिसाब से मिलती है और वो टाइम बाउंड होती है। तो बेसिक जो पे होती है वो जनरली आपकी जॉब को इवेल्युएशन करने में होती है कि आपका जो जॉब है, आपका जो काम है वो किस लेवल तक का है और कितना है, और आपको बेसिक उसमें कितना दिया जाना चाहिए। फिर आता है अलाउंसेस। कई सारे सेवरल अलाउंसेस होते हैं जो बेसिक पे के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला आता है डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस को हम बोलते हैं डीए शॉर्ट फॉर्म में, और इसको हिंदी में कहा जाता है महंगाई भत्ता। तो ये जो महंगाई भत्ता है ये इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे कई बार महंगी चीज़ें जो है महंगी होती हैं, तो जिस प्रकार से महंगी होती है उस प्रकार से सैलरी तो नहीं बढ़ती, बट उस महंगाई को थोड़ा सा कोप करने के लिए या मैच करने के लिए सरकार क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा डियरनेस अलाउंस बढ़ा देती है। तो ये जो डियरनेस अलाउंसेस होता है तो इसके अंदर क्या होता है, जो 80% है आपका, जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका आपको डीए मिलता है। यानी 80% का आपको डीए मिलता है, 100% का आपको डीए नहीं मिलता। पर ये जो डीए होगा ये कितने का मिलेगा? बेसिक पे पे जो आपकी बेसिक है ना उसका 80%। देन हाउस रेंट अलाउंसेस, ये होता है आपका कि गृह, जो अपन कहते हैं कि मकान के लिए या यहाँ पर रहने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉय के लिए अकोमोडेशन का व्यवस्था करते हैं, पर कभी कभार नहीं हो पाती व्यवस्था। तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयज़ को वहाँ रहने के लिए क्या एचआरए दिया जाता है। ये भी क्या है, आपकी बेसिक पे का ही कुछ परसेंटेज होता है। फिर होता है सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस। ये कौन से अलाउंस है? ये नॉर्मली उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो मेट्रोज़ में रह रहे हैं या जो बिग सिटीज़ में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेस होता है। क्योंकि इन सिटीज़ में रहने की जो कॉस्ट है वो हाई है, तो उन सिटीज़ में रहने की जो हाई कॉस्ट है, यदि एम्प्लॉय पूरी की पूरी सैलरी उसमें लगा देगा सिटी में रहने के लिए, अपनी लिविंग के लिए, तो वो सेव क्या करेगा? इसलिए कंपनीज उनके लिए कुछ सीसीएल देती हैं, यानी सिटी कॉम्पनसेटरी इनको अलाउंसेस दिया जाता है। फिर आता है कन्वेंस अलाउंस। कई एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं टीए। और ये कुछ कंपनीज क्या करती है, ये मंथली बेसिस पे फिक्स कर देती है। कुछ कहती हैं कि आप घूमिए बाय पेट्रोल या पर किलोमीटर आपको इतना रुपया दे दिया जाता है। फिर आता है इंसेंटिव। देखिए, इंसेंटिव क्या कहता है? इंसेंटिव का मतलब है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। आप जैसी परफॉर्मेंस करेंगे उतना आपको इंसेंटिव ऐड कर दिया जाता है, ताकि एम्प्लॉय और ज़्यादा मेहनत करे और ज़्यादा हार्ड वर्क करे। तो बोथ क्या है, इंडिविजुअल इंसेंटिव एंड ग्रुप इंसेंटिव, ये दोनों दिए जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर काम कर रहे हैं तो भी आपको इंसेंटिव दिया जाता है, और आप ग्रुप मिल के काम कर रहे हैं ग्रुप में तो भी ये आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशन, ये भी आपके इंसेंटिव का ही पार्ट माने जाते हैं। देन आता है आपका फ्रिंज बेनिफिट या परक्यूसाइट्स। तो इसमें क्या है, ये जो फ्रिंज बेनिफिट या परक्यूसाइट्स होते हैं ये सीनियर लेवल के मैनेजर्स को दिए जाते हैं।
जैसे प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन, ग्रेचुटी, अर्न लीव जिसे हम लोग कहते हैं CCL या EL, कंपनी हाउसेस, कंपनी कार, लीव, ट्रैवल कंसेशंस, मेडिकल एड, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, हॉलीडे होम्स, एंटरटेनमेंट लोन, स्टॉक ऑप्शंस। तो ये क्या है कि ये उनकी सैलरी में उन लेवल की उसका जो डेजिग्नेशन है ना उसको ध्यान में रखते हुए ये कुछ पर्क्स उनको दिए जाते हैं। इससे इनका जो सैलरी पैकेज है ये और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। देन आता है आपका नॉन फाइनेंशियल एम्प्लॉय कंपनसेशन। हम ये क्यों कहें कि सारे के सारे आपके डायरेक्ट कंपनसेशन के अंदर आते हैं, या फिर वो सारे कंपनसेशन जो डायरेक्ट के अंदर नहीं आते वो इनडायरेक्ट हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कहने में क्या जा रहा है और ये समझ में भी आता है भाई। फाइनेंस डायरेक्ट वो जो डायरेक्टली हमारे खाते में आ रहे हैं फाइनेंशियली, और इनडायरेक्ट वो जो डायरेक्टली नहीं आ रहे। तो इनडायरेक्ट कंपनसेशन वो कंपनसेशन है जो कि नॉन मॉनेटरी है और आपकी सर्विस जो आपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो उस लेवल पे ये बेनिफिट दिया जाता है। जैसे लीव पॉलिसी बढ़ा दी जाती है, ओवर टाइम पॉलिसी दे दी जाती है, कार पॉलिसी आपके लिए अलाउड है, हॉस्पिटलाइजेशन, इंश्योरेंस, लीव, ट्रैवल असिस्टेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट, हॉलीडे होम्स। तो हॉलीडे एंड लीव अगर हम देखें क्या होता है, तो मान लीजिए अगर आप की जो छुट्टियां हैं, आप छुट्टियों पे जा रहे हैं और इस छुट्टियों में आपको आपकी सैलरी भी मिल रही है, तो ये आपके लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन हुआ या नहीं हुआ। पर यदि आपने कोई लीव ले ली, जैसे आप लीजिए बीमार पड़ गए, आप को किसी की मिस हैपनिंग हो गई है घर में, वहाँ पे आपको जाना पड़ गया, या आपने मैटरनिटी लीव ले ली, ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन ही माने जा रहे हैं। देन आता है बोनस। बोनस भी क्या है, बोनस भी आपका डायरेक्ट कंपनसेशन ही है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सैलरी के अंदर डायरेक्टली ऐड होता है। तो बोनस वो कंपनसेशन है जो कि एम्प्लॉय को उसकी वर्क परफॉर्म करने पे दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम उसको एडिशनल कुछ सैलरी या वेजेस या पेमेंट करते हैं। तो बोनस जो कंसीडर किया जा रहा है वो एज ए कंपनसेशन किया जा रहा है, और ये थोड़ा सा एम्प्लॉय को एनकरेज करने के लिए, आपकी कंपनी में रिटेन करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए और एनकरेज करने के लिए भी दिया जाता है। इसके अलावा अदर एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, जैसे आपका रीइम्बर्स अलाउंसेस, ये डायरेक्ट में आता है। ट्रैवल, अगर आप मान लीजिए कंपनी के काम से कहीं जा रहे हैं, तो वो जो आपने टिकट परचेज़ करी उसका रीइम्बर्समेंट, आप रेलवे स्टेशन या फ्लाइट जैसे भी आप पहुँचे थे उसका खर्चा, वहाँ पे आपने जो मील लिया या स्नैक्स खाए उसका एक्सपेंसेस, डेस्टिनेशन पे पहुँच के आपको जहाँ जाना था उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, जितने दिन आप वहाँ पे रुके उसकी सारा ट्रांसपोर्टेशन या रीइम्बर्समेंट। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये अदर अलाउंसेस हैं। तो ये आपको डायरेक्टली क्या है, जब आप खर्चा कर देते हैं तो ये आपको मिल जाता है। बट ये डायरेक्टली इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये आपकी सैलरी से कहीं रिलेट नहीं है, ये इनडायरेक्टली इसलिए है क्योंकि जब आप कहीं जाओगे तभी आप इन सब चीज़ों को बेनिफिट उठा सकते हैं। देन आता है स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए ओवर टाइम कर रहे हैं। अब एक एम्प्लॉई है जिसकी 1000 रुपीज़ पर डे की सैलरी बनती है और वो 8 घंटे काम करता है। आज मान लीजिए उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, तो वही 1000 को रुपीज़ को डिवाइड कर दिया जाएगा बाय 2 एक्स्ट्रा मोर आवर्स, तो उतने रुपए उसको उस दिन के एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ऐसे ही कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को मोबाइल अलाउंसेस देती है, कुछ कमीशन देती है, ट्रैवल का एक्सपेंसेस देती है, कम ब्याज पर उनको लोन प्रोवाइड कराया जाता है, कुछ लोगों को मेंबरशिप्स या क्लब मेंबरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं जो स्पेशल अलाउंसेस होते हैं वो आपके सोशल सिक्योरिटी नीड को ध्यान में रखते हुए दिए जाते हैं। देखिए सोशल सिक्योरिटी नीड आप लेक्चर पढ़ेंगे, ये नंबर 36-37 का नंबर का लेक्चर आएगा, उसमें आप देखेंगे
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बताया है ये, या फिर ये लोगों को कहा गया है कि हर पर्सन का समाज में जीने का समान अधिकार है। तो वो पर्सन जब किसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो वहाँ रहते हुए भी वो अपनी कुछ ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करता है, अपनी नीड को फुलफ़िल करता है। तो क्योंकि वो समाज में रह रहा है तो उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए भी क्या है, ये सोशल या स्पेशल अलाउंसेस उन्हें दिए जाते हैं। देन आती है लीव पॉलिसी। लीव पॉलिसी क्या है कि लीव तो एक एम्प्लॉय का अधिकार भी है, तो आप एम्प्लॉय को 365 डेज़ नहीं बुला सकते, उसको कुछ लीव्स लेने का पूरा अधिकार दिया गया है, जैसे कि वो कैशियर ले सकता है, मेडिकल लीव ले सकता है, मैटरनिटी लीव ले सकता है, या स्टैच्यूटरी पे भी वो ले सकता है। ओवर टाइम मैंने आपको बता ही दिया कि एक्स्ट्रा अगर आप काम करते हैं तो आपको उस चीज़ का पैसा अलग से मिलता है, यहाँ तक कि कभी कभार तो आपको ट्रांसपोर्टेशन पैसा भी मिलता है, यदि आप लेट हो जाते हैं तो वो कटता भी है, ऐसा नहीं मिलता है, कटता भी है। ऐसे ही हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि कुछ कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रखा है कि ईयर में 1-2 बार आप अपना और अपनी पूरी फैमिली का चेकअप कंपनी के एक्सपेंसेस पे करा सकते हैं। तो ये भी क्या है, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाता है। देन होता है इंश्योरेंस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि एम्प्लॉय की सेफ्टी ज़रूरी है, तो उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उसका लाइफ इंश्योरेंस निकालना आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1948 के अनुसार भी ये चीज़ पता ही होगा आपको कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर उन सभी एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराएगा ही कराएगा। देन लीव पॉलिसी, कि यदि कोई पर्सन लीव ट्रैवल क्या कहता है कि यदि कोई पर्सन कहीं बाहर जा रहा है, वो भी ऑफिस के काम से या ऑर्गेनाइजेशन के काम से, तो उसको लीव ट्रैवल्स अलाउड की जाएगी, और इसके साथ साथ अगर चाहे तो वो फैमिली को ले जा सकता है। और इस कंडीशन में फैमिली को कई बार जो कंपनीज़ होती हैं अपने द्वारा जो उनके गेस्ट हाउसेज हैं या जो उनके खुद के होम्स हैं उसके अंदर भी उनके रहने का इंतज़ाम कंपनी करा के दे देती है। फिर आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। ये रिटायरमेंट बेनिफिट उन लोगों के लिए है इन टर्म्स ऑफ पेंशन प्लान जो कि एक एज के बाद काम नहीं कर पाते, या फिर बॉडी उनको ये कहीं कहती कि अब आप काम एक्स्ट्रा करिए, तो उस कंडीशन में भी क्या है, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान दिए जाते हैं। पेंशन तो आपको पता ही है कि कुछ परसेंट कटता है, पीएफ भी आपको पता है, पीएफ के अंदर जो पोर्शन जितना परसेंटेज आपका कटेगा उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी मिलाता है। देन आता है हॉलीडे होम्स। हॉलीडे होम्स का मतलब है गेस्ट हाउसेज जो कि कंपनी के द्वारा है, और यदि ऐसा कोई प्लेस पे आपका एम्प्लॉय विज़िट कर रहा है, टूर पे गया है, घूमने गया है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके रहने का इंतज़ाम कराए। पर फिर भी अगर नहीं है तो कंपनी क्या करती है कि वो सारा रीइंबर्समेंट करती है, और एम्प्लॉय और उसके साथ जो फैमिली गई है उनका भी पूरा रीइंबर्स ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। तो ये सारे कहीं ना कहीं अलाउंसेस और बेनिफिट्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को टाइमली बेसिस पे देती रहती है। फिर लास्ट जो बेनिफिट आता है वो आता है फ्लेक्सिबल टाइमिंग का। फ्लेक्सिबल टाइमिंग क्या होता है कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या है शिफ्टों में काम कराती है, तो यहाँ पे मान लीजिए सुबह की शिफ्ट है मेरी और मुझे आज अर्जेंट काम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू द नीड मैं सिचुएशन क्या करूँगा, दोपहर में या इवनिंग पर मैं करूँगा पूरे 8 आवर्स से जो मेरी शिफ्ट है उतना मैं उनके मेरे लिए वो चीज़ें मैनेज कर दी जाएंगी। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ आपका लेक्चर नंबर 34 भी ख़त्म होता है। थैंक यू।